Today we have to start with postulates of quantum mechanics. Postulates of postulates of quantum mechanics. Very important concept. In this topic, we have 6 different postulates, starting from wave function, its properties, its writing, how will you write wave function for one particle, two particles, three particles, okay, system, and then eigenfunction you already wrote it. What is eigenfunction and eigenoperator, the concept of a bit about recalling about operators, okay, and 2 or 3 more basic concepts, okay. इससे होगा क्या कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वांटम को हमने डील कैसे करना है, ठीक है. In the next 2 lectures, inshallah, we will solve Schrödinger wave equation for one particle in a box, and that will be the end of your syllabus. Okay, this week. Okay. Now the first postulate is, the first one is, if you want to describe any system or you want to specify a system quantum mechanically, and to specify and to describe a system quantum mechanically, you must have to establish, or you must have to show, or you must have to initiate with wave function. The main and important part to explain things in quantum mechanics or to explain microscopic things, you must have to have wave function. Okay, wave function क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये क्या कर सकता है, what it contains actually, ठीक है. ये आपको पता होगा. किसी भी चीज को जब आप क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका फंक्शन बनाना है, फंक्शन जनरेट करना है. अगर नहीं है तो बनाना है वेव फंक्शन. और वेव फंक्शन की कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताई थी. क्या क्या थी? इट मस्ट बी कंटिन्यूअस. तो जब आप किसी चीज़ का वेव फंक्शन बनाते हैं, जनरेट करते हैं, तो वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए वेव फंक्शन. वेव फंक्शन, व्हाट इज एक्चुअली वेव फंक्शन? वेव फंक्शन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, to explain the dynamics of particle, ठीक है. मैथमेटिकल फंक्शन है आपके पास. तो वेव फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज क्या बताई थी बेटा मैंने आपको? इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, इट मस्ट बी क्वाड्रेटिकली इंटीग्रेटेबल या इंटीग्रल. एक क्वेश्चन में नहीं बता पाया मगर वो भी है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होना चाहिए. जिस तरह सिंपल फंक्शन कंटिन्यूअस है, इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट आल्सो बी कंटिन्यूअस. वो भी फर्स्ट डेरिवेटिव भी उसका कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है. तो ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. तो वेव फंक्शन ऐसा बनाना है कि जो वेल बिहेव्ड हो, टू एक्सप्लेन द थिंग्स क्वांटम मैकेनिकली प्रॉपरली, efficiently. The wave function you are going to specify that must be well behaved wave function. तो फर्स्ट और पहला पोस्टुलेट क्या है कि आपने किसी भी सिस्टम को जब बनाना है, एक्सप्लेन करना है, उसको लेकर चलना है, उसको स्टडी करना है, तो उसके लिए आपको वेव फंक्शन की ज़रूरत है, ठीक है. तो पहला पोस्टुलेट क्वांटम मैकेनिकली जब भी आपको काम करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है? वेव फंक्शन. मीन आपने देखना है
कि जी ये वेव क्वांटम मैकेनिकली खाना कितना खाली है, तो उसके लिए आपको वेव फंक्शन इमेट करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या होगा कि वेव फंक्शन द, और ये क्या होता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टेट फंक्शन। ये भी मैंने बात की थी कि ये क्या करता है, ये किसी भी पार्टिकल की, किसी भी सिस्टम की जो आप स्टडी कर रहे हैं उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद होती है। वो आपने फिर वो कैसे निकालनी है, वो जो थ्रू ऑपरेटर से निकालते हैं। पहले क्या है, वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन आपको अपना बहुत जरूरी है, इसको साइन से लिखते हैं और ये किस पे डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेट्स पे और टाइम पे। R स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से, R जब किसी पोजीशन पे है वो x y z तीनों कोऑर्डिनेट्स, तो इसको आप u में लिख सकते हैं। तो वेव फंक्शन जो है वो x y z और टाइम। अगर टाइम लिखा हुआ है तो दिस इज टाइम डिपेंडेंट, और अगर टाइम को आप नहीं छेड़ रहे तो इट विल बिकम टाइम इंडिपेंडेंट। ओके, तो अगर कहा जाए, जो क्वेश्चन आपको आता है कि अगर एमसीक्यूज में कहीं आ जाता है कि जो वेव फंक्शन है, टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन इन स्पेस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम, मीन x y z एंड टाइम, फोर चीजों पे वो डिपेंड करता है वेव फंक्शन स्पेस में। जब हम बात करते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन दिस थिंग्स, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, इट मींस कि दिस फंक्शन, इट्स वैल्यू, इट्स बिहेवियर, ठीक है, कैन बी वेरीड बाय वेरिंग एनी वन ऑफ दिस। जब चीज किसी चीज पे डिपेंड कर रही होती है ना, कि ये x y z और t पे है, तो कोई भी चीज वेरी करेगी। अब किसी एक को आप कांस्टेंट भी रख सकते हैं, रख सकते हैं ना, टाइम को आपने फिक्स कर दिया कि इसी टाइम पे ये मिलेगा। ठीक है, या आपने कोऑर्डिनेट्स में से एक कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया। ठीक है, तो इस तरह तो मैं ये जो है वेव फंक्शन के इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, स्पेस में टाइम डिपेंडेंट हो तो फोर पैरामीटर डिपेंड करता है, x y z एंड t। और अगर इंडिपेंडेंट है तो वो ये क्या है, थ्री डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन। अगर मैं ये लिख लूं टू डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट, ओके, अगर मैं ये लिख लूं वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट, अगर मैं ये लिख लूं थ्री डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन, उसका सिंबल में आप लिखिए टू डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट, वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट। अब आपको ये कहीं भी लिखा हुआ होगा तो इसके कुछ मीनिंग्स हैं। क्वांटम हो या मैथमेटिक्स हो, उनकी लैंग्वेज क्या है, ये लेटर्स या सिंबल्स लिखते हैं, तो दे विल गिव यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये लिखा हुआ है, इसके लिए आपको पता है कि इसके मीनिंग क्या है। दिस इज हीरा फॉर यू, यू आर द चिल्ड्रन। आपको पता है कि ये चीज क्या है, और किसी को नहीं पता कि वो क्या है, यार तो ये क्या लिख दिया है कि यूं खबर ना है ऐसे, उसको यूं कर दिया। ठीक है, उसको नहीं पता, आपको पता कि ये क्या है। ठीक है ना, तो वेव फंक्शन आपने स्पेसिफाई करना होता है। तो फर्स्ट पार्ट तो ये आपने हंसते हंसते कर लिया। अब ये भी बात की थी कि इस वेव फंक्शन के सिंबल की कोई अहमियत नहीं है, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। टू come up with some physical interpretation, you have to find its probability density। वो क्या था कि इसका आपने ये लेना, ठीक है, और उसको ओवरऑल स्पेस में इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है डी टाउ, इसको बोलते हैं डी टाउ। इसका क्या मतलब होता है, ओवरऑल स्पेस में मीन x y z हर लिहाज से आपको उसको इंटीग्रेट करना है। और इसका जो लिखा जाता है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और इसके लिए जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, वेव फंक्शन हो। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, बेसिकली माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी, ये तो पता है ना आपको, इंटीग्रल है, उसकी लिमिट्स लगा दी अपर एंड लोअर,
इसको बेसिकली आपको यूं लिखना होता है। अब आपको पता है ये क्या है, कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, और ये सिंपल है वो नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये उसका कॉन्जुगेट है। यही बेसिकली इस चीज़ के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट है इसका कि वेव फंक्शन हो, ठीक है, और वेव फंक्शन जब किया तो वो वेल बिहेव्ड होना चाहिए, उसकी जो कंडीशन है वो फॉलो करें, तब आप उसको लेके चलेंगे, ठीक है अपना। ये फर्स्ट पोस्टुलेट था कि जब भी आपने क्वांटम में काम करना है तो आपको इस तरह का वेव फंक्शन पहले स्पेसिफाई करना है, फिर उसको वेल बिहेव्ड करना है, ठीक है, ओके। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आगे तो शूटिंग लेवल तो फिर हमने यूँ कर लिया। सेकंड पॉइंट ये है कि जिस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स में आप किसी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं या पोजीशन फाइंड करते हैं या मोमेंटम फाइंड करते हैं, जो भी फाइंड करते हैं उसके लिए डिफरेंट फार्मूलाज हैं, न्यूटन में आपको दिए, न्यूटन ने दिए 17 सेंस में, ठीक है। इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स में भी आपके पास अब जिस चीज़ को अपने स्टडी करना है, उसका जो भी काम स्टडी करना है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी आप स्टडी करना चाहते हैं, उसको कहते हैं ऑब्जर्वेबल, ठीक है, ऑब्जर्वेबल। ये भी वर्ड आप बहुत सारी बुक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए ये है कि वो जो भी ऑब्जर्वेबल है, जो भी प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं, उसका करस्पॉन्डिंग आपके पास ऑपरेटर होता है। ये बात हम कर चुके हैं ना लास्ट लेक्चर में की। मसलन अगर मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं तो उसका मोमेंटम का ऑपरेटर अलग से, अगर आप पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं तो उसका ऑपरेटर अलग से। तो इसका ये मतलब होता है कि टू ऑब्जर्वेबल या टू और इसको आप सिंपल वर्डिंग यूँ लिख सकते हैं, टू एक्सप्लेन और टू फाइंड द प्रॉपर्टीज of any quantum mechanical system, for each property there must be an operator. तो बहुत सारी बुक्स में कैसे लिखा होता है कि टू ईच ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स देयर corresponds a लीनियर और हार्मोनियन ऑपरेटर। अब वही लाइन कितनी अजीब सी बन गई आपके पास। तो बेसिकली मकसद क्या है, पॉइंट क्या है कि जो भी आप प्रॉपर्टी फाइंड करना चाहते हैं किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की, तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक आपके पास ऑपरेटर होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो लीनियर ऑपरेटर भी हो सकता है और वो हार्मोनियन ऑपरेटर भी हो सकता है। मैं बताता हूँ लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। मीन के फॉर ईच ऑब्जर्वेबल there is an operator, ठीक है। आसान वर्डों में, आसान अल्फाज में, आसान वर्ड, ठीक है। अब वो क्या हो सकता है, मसलन अगर आप पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं तो पोजीशन का ऑपरेटर ये है आर, और ऑपरेटर के ऊपर क्या होता है, तो ये आर ही या एक्स ही है, किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका आ जाएगा। अगर मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं तो मोमेंटम ऑपरेटर जो लिखा जाता है पी के ऊपर क्या है, और इसकी जो वो ऑपरेटर होता है वो बेसिकली क्या होता है, माइनस आई स्क्वायर करली वर्ग एक्स जे करली वर्ग वाई प्लस के करली वर्ग जी। इसको याद करके जरूरत नहीं, ठीक है। तो वैसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि मोमेंटम के लिए आपके पास ऑपरेटर, आपने जिस चीज़ का भी मोमेंटम अप्लाई करना है उसके साथ इसको ऑपरेट करवाए, और जो आइगन वैल्यू मिलेगी वो आपकी उसकी प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं के ई, उसका ऑपरेटर ये होता है टी के ऊपर क्या है, तो इसको क्या लिखते हैं माइनस स्क्वायर ओवर 2m अगर आपको अब ये कहा जाए, अब देखिए हम बड़ा इजी जाएंगे अब क्वांटम वो वेव इक्वेशन की तरफ। अब अगर आपको ये कहा जाए कि आपके पास एक वेव फंक्शन है, वो हम बात कितने छोटे करके यूँ लिखते हैं, याद है ना। अब मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ, यहाँ पे भी x लिख देता हूँ। अब इसके मीनिंग्स और हो गए, इसका मतलब है कि ये ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है कि इस पे वन पार्टिकल है इन
1D वन पार्टिकल इन 1D टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन है आपके पास। ठीक है, पॉइंट समझ आया। और उस ऑपरेटर अगर आप उसकी किनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो इस ऑपरेटर की जगह पे आप वो ऑपरेटर लगाएं जो किनेटिक एनर्जी वाला है। पॉइंट समझ आया है ना, ऑपरेटर है ना। अब इस फंक्शन के ऊपर वो ऑपरेटर अप्लाई करें जिसमें आपको किनेटिक एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब क्योंकि ये तो 3 डायमेंशन के लिए है x y z, आपको सिर्फ x के लिए लगाना है तो इसका ऑपरेटर क्या बनेगा -x²/2m x² और ये वेव फंक्शन आता है। ठीक है, इससे जो भी वैल्यू मिलेगी और वेव फंक्शन रीजनरेट हो जाएगा, ये वैल्यू जो होगी ये किनेटिक एनर्जी होगी। जब हम सॉल्व करेंगे कभी, ठीक है, आपको उसकी बेसिक्स बताना जरूरी है। जब सॉल्व करेंगे तो उस वेव फंक्शन की जो वन पार्टिकल 1D टाइम इंडिपेंडेंट में घूम रहा है उसकी जो आप किनेटिक एनर्जी इस ऑपरेटर को अप्लाई करने से फाइंड कर सकते हैं। अब आपको पता है कि ये क्या चीज़ है, ये सेकंड डेरिवेटिव है ना। वेव फंक्शन आपको गिवन होगा, उस पर आप सेकंड डेरिवेशन अप्लाई करेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। इतनी मजे की बात है। इसी तरह अगर आप मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे, ये वाला ऑपरेटर हो जाएगा और ये वेव फंक्शन है। इससे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, मोमेंटम होगा। हाँ जी, बात समझ आई, वो क्या हो जाएगा मोमेंटम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये अब आपको नहीं है अभी टास्क नहीं है इसको सॉल्व करेंगे, वो बड़ी लंबी डेरिवेशन, वो आपका काम नहीं है, वो ये फिजिक्स वाले ये इनको आइडिया होगा मगर आपका काम नहीं है। ठीक है, आपको बस मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आपने अब ये ऑपरेटर किसका है, किनेटिक एनर्जी का है, जब इस पर आप अप्लाई करेंगे आपसे मैं ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता हूँ कि भाई ये मोमेंटम, ये मैंने आपको ऑपरेटर दिया है, ठीक है, ये वेव फंक्शन है, तो इसका बताओ कि हम इसकी एनर्जी या इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब वो तो आपको पता है ना, जो भी वेव फंक्शन गिवन होगा आप उसके साथ उसको कर देना है। सपोज मैं कहता हूँ कि ये वेव फंक्शन जो है हमारे पास, लेकिन असल चीज़ ये है कि मैं बताने लगा हूँ कि एप्लीकेशन जो है ना वो आपको बताना बहुत जरूरी है, सिर्फ पढ़ लेना वो नहीं है। तो मैं क्या कहता हूँ कि वेव फंक्शन है आपके पास 2/a sin n πx/a, मैंने दे दिया आपको। मैं कहता हूँ कि इसका मोमेंटम फाइंड करें, ठीक है, और ऑपरेटर में आपको देता हूँ मोमेंटम का ऑपरेटर जो है वो इसके इक्वल है। अब आप क्या करेंगे, आप पहले ये लिखेंगे, ये लिखेंगे ना, है यहाँ पे आप लिख दीजिए, आप ए लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, ए, मैंने कोई वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है, एनी वैल्यू। अब पी के आपके पास ये ऑपरेटर, वेव फंक्शन क्या है आपके पास, ये है, ये लिख लिया आपने। इस हम इस तरह करेंगे, ये काम होगा और इससे हमें कोई ए वैल्यू मिलेगी और इधर जो है वो वेव फंक्शन जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह हम इसकी वैल्यू, और ये जो भी ऑपरेट करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी ये हमारी एनी वैल्यू वो क्या होगी, मोमेंटम होगा। आप सब इस किस्म का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिटेल में पूछिए मैंने आपसे, क्योंकि वो आपका टास्क नहीं है। वो हम क्वांटम जो पढ़ाते हैं 4 से हायर लेवल का कोर्स है, तो ये पता होना भी ब्लेसिंग है, लेकिन मैंने बहुत से बच्चों को ये भी पता नहीं होता कि हमने वो करना क्या है। बेसिकली ऑपरेटर क्यों है, वेव फंक्शन क्यों है, और आपको कहा था कि अच्छा मैं आपको 4 to 5 डिफरेंट ऑपरेटर्स दे दूंगा, पोजीशन ऑपरेटर दे दूंगा, मोमेंटम दे दूंगा, किनेटिक एनर्जी दे दूंगा, टोटल एनर्जी दे दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर दे दूंगा, और कहूँगा कि इसमें से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें। कैसे करेंगे आप एनर्जी का ऑपरेटर वेव फंक्शन को कहेंगे कि सर इससे जो भी वैल्यू मिलेगी दैट विल बी आवर पोटेंशियल है, मजा आया ना। तो इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है, एक पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि ऑपरेटर जो है और फंक्शन, तो फॉर ईच ऑब्जर्वेबल देयर इज एन ऑपरेटर जो कि आपको वो वैल्यू देगा। अब लीनियर ऑपरेटर होते हैं सब में,
नॉन लीनियर होते हैं। लीनियर ये बता देता हूँ बस। लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, तो जैसा कि नेम बता रहा है उसका, लीनियर ऑपरेटर, तो जब आप उसको जिस तरह मर्जी अप्लाई करें उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। मसलन मेरे पास मैं यूँ लिखता हूँ कि 5 ऑपरेटर है और मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ x प्लस वाई पे है, ठीक है, और ये मैं कहता हूँ 3 प्लस 2 है, ठीक है, मेरी ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना। तो इसको मैंने दो तरीके से सॉल्व करना है। इसको मैंने आंसर देखने दोनों बराबर आते हैं कि नहीं, इक्वल आते हैं कि नहीं। मसलन इसको यूँ करूँगा, इन दोनों का आंसर सेम अगर आए, ये कितना आता है 15 और ये 10, कितना आ गया 25, और ये कितना आता है, इन दोनों वे से आपको आंसर सेम मिला। सो इस फंक्शन के लिए ये ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर है। कौन समझाया? अब अगर मैं इसको यूं करता हूं तो इसका मतलब है कि लीनियरिटी चेक करने के लिए वेव फंक्शन का भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो वेरी करता तो चीजें वेरी हो जाती है, और ऑपरेटर वेरी करता तो फिर हो जाती है। तो अगर मैं यूं करता हूं, ठीक है, और मैं यूं लिखता हूं, क्या आंसर सेम आएगा? नहीं है, तो ये लीनियर ऑपरेटर नहीं। अब आपको समझ आ गई होगी कि लीनियर और लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी आपको कैसे निकाल सकते हैं। बात समझ आए? तो इस तरह आप जो है वो ऑपरेटर को अप्लाई करके उसकी ये भी बता सकते। अब आइगन वैल्यू कम्यूटेटर का मैंने आपको बता दिया था। आप बता सकते हैं कि ये ऑपरेटर और ये फंक्शन एक लीनियर है या नहीं है, तो ये चीज़ें आपको आइडिया हो जाती है। तो ये भी क्वांटम मैकेनिक्स का एक ये सेकंड पार्ट है जिसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स अप्लाई करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक होगी बात? थर्ड ये है कि आपने आइगन वैल्यू निकालना होती है, ठीक है। यू नीड टू फाइंड द आइगन वैल्यू while using आइगन फंक्शन। तो क्वांटम में आइगन वैल्यू का बहुत जोर है। ये जो आपने बात की थी ना, इधर आप कोई भी प्रॉपर्टी निकालेंगे वेव फंक्शन पे, जब आप ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो उसकी जो आइगन वैल्यू होती है ना, वो आपकी बेसिकली वैल्यू होती है। और आइगन वैल्यू क्या होती है कि आपके पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन रीजनरेट होना चाहिए कब? जब आप उसके ऊपर कोई भी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, ठीक है। मतलब ये वेव फंक्शन है, इस पे आपने ये ऑपरेटर अप्लाई किया। आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेटर, फंक्शन हैज बीन रीजनरेटेड एंड एनी कांस्टेंट नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड विद योर रीजनरेटेड वेव फंक्शन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। अब यहाँ पर क्या है? आइगन वैल्यू है। और तो इसके लिए जरूरी है कि आपका वेव फंक्शन और ऑपरेटर का इंपॉर्टेंस इससे भी आइडिया होती है कि भाई आपने ऐसा वेव फंक्शन और ऐसा ऑपरेटर बनाना है कि जो आपको आइगन वैल्यू दे, ठीक है। तो ये था रिपोर्ट था कि आइगन वैल्यू, उसको कहते हैं आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स। आपने आइगन वैल्यू कैसे निकालनी है, कैसे फाइंड करनी है, मैं आपको बता चुका हूँ। ऑपरेटर अप्लाई करना है फंक्शन पे, उसकी आइगन वैल्यू, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। फोर्थ पॉइंट ये है कि जब आपके पास वो वैल्यूज बहुत मैनी पार्टिकल सिस्टम है और वैल्यूज ज़्यादा है, तो आप फिर क्या करेंगे? आप एवरेज वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? एवरेज वैल्यू। तो वो जो एवरेज वैल्यू है वो किस तरह लेते हैं? वो कुछ इस तरह से लेते हैं, जिसको हमने जो लिखना होता है, कोई भी है, कोई भी ये एनी प्रॉपर्टी है, उसकी आप एवरेज वैल्यू ले रहे हैं। वो क्या होता है? आपने उस वेव फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है। कैसे? कॉन्जुगेट, और ये योग है, ठीक है। इसकी जो भी वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू। इस तरह मतलब क्या है कि आपका कोई भी वेव फंक्शन है, इसको समझिए, सिचुएशन को समझिए। वेव फंक्शन है वो क्या है? ये साई वेव फंक्शन है। इसका आप यूजली जब वेव फंक्शन लेंगे वो यूजलेस है, अनटिल अनलेस उसका आप कॉन्जुगेट लेके फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लेते हैं। आपके पास ये दो चीजें आ गई। आपने कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है, और ये कोई ऑपरेटर होगा जो भी यूज होगा, उसको इस पे अप्लाई करना है, ठीक है।
तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ये करते हैं कि पहले आपने इस पार्ट को सॉल्व करना है, ऑपरेटर जिस पे अप्लाई हो रहा है, इसका कोई आंसर आएगा, उस आंसर को फिर इस फंक्शन के साथ आपने मल्टीप्लाई करना, उसका कोई आंसर आएगा, फिर उसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो वो ये आपने करना नहीं है, आपने बस ये ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इस तरह आप उनकी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्ड समझ आया? ओके। एक और पॉइंट ध्यान में, एक रियल नंबर होता है जैसे 1 2 3 4 5 6 प्लस में या नेगेटिव में, सारे रैशनल है इरैशनल है, ये सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं आपके पास। रियल नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी रियल नंबर ही होता है। मसलन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से हमें कोई रियल नंबर मिलता है, क्या मिलता है? और इसका आंसर रियल नंबर ही होता है। एवरेज वैल्यू जब भी आप निकालते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? रियल नंबर। रियल नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वही होता है, मसलन ये है ना, ये इस चीज के इक्वल होगा, वो कैसे? रियल नंबर फर्स्ट तो आपके पास 5 आ गया है, इसका इमेजिनरी क्या है? 0 आई, इमेजिनरी का आंसर 0 है ना, है। इसका कॉन्जुगेट है वो क्या होगा? 5 माइनस 0 आई है, जे भी 0 ओवर आधा तो फैक्ट पड़ा नहीं। तो रियल नंबर का आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी है वो सेम नंबर होता है, इसलिए मैंने ये लिखा, ठीक है। ये जो ऊपर ये स्टार लिखता हूँ इट इंडिकेट्स कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और समझ आया आपको ये? तो रियल नंबर का ये अक्सर आ जाता है एमसीक्यू वगैरह में, जब आप एग्जाम देने जाते हैं, खासतौर पर फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री वालों का, कि रियल नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है? वही रियल नंबर होता है, ठीक है। 4 पॉइंट्स हो गए। फिफ्थ पॉइंट ये है, वेव फंक्शन जो है वो आप जिस टाइम पे काम कर रहे होते हैं ना, उसी टाइम पे ही वो इवॉल्व होता है, उसी टाइम पे ही उसको फिर आपने सॉल्व करना होता है, उसके लिए देर नहीं करना होती। तो वेव फंक्शन मस्ट बी इवॉल्व इन टाइम, ठीक है। तो पर्सनल बात की समझ आई, यानी कि जो ही वो आप फंक्शन जनरेट करते हैं ना, वेव फंक्शन बनाते हैं, तो उसको उसी टाइम पे सॉल्व किया जाए, करने की कोशिश करें, ठीक है। तो वेव फंक्शन, ठीक है, इवॉल्व्स इन टाइम। और 6th पॉइंट क्या है कि जो टोटल वेव फंक्शन होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है। ये भी देखिए, टोटल वेव फंक्शन तो यहां पे टाइम का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर टाइम को आप रोक देते हैं यू कैन डू, बट टाइम इज इंपॉर्टेंट। 6 में क्या है कि टोटल वेव फंक्शन जो है वो एंटी सिमेट्रिक। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू, ये मैंने W आर लिखा जाता है ना, विद रिस्पेक्ट टू इंटरचेंजिंग फर्मियंस। ये आपके लिए नया वर्ड है, कुछ के लिए नया नहीं होगा। फर्मियंस ये ना इंटीजर नंबर होता है, अगर हाफ इंटीजर हो तो 1/2 है, 1/3 है, 2/4 है, इस तरह का जो इंटीजर है 1/2, 1/3, तो इसको कहते हैं फर्मियंस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू इंटरचेंजिंग फर्मियंस, उनकी वैल्यू जो है, मसलन इससे आपके पास जो बेसिक इस बेस की जो चीज़ बनी थी वो क्या था? एक्सक्लूजन रूल। ये पढ़ा होगा ना आपने छोटी क्लासेस में कि भाई 4 क्वांटम नंबर्स आप पढ़ते थे, याद है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर 4 पढ़ते थे ना आप, जिसमें ओरिएंटेशन आ जाती थी, ठीक है। ये मेरा ख्याल में आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का जो 5th चैप्टर था ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, उसमें शायद पढ़ा होगा। जो आपने एफएससी की बुक पढ़ी है, हमने भी वही पढ़ी थी। कितनी मजे की बात है। ये फर्स्ट टाइम चेंज हुई थी 2002 में,
ओके 2002 में मैंने मैट्रिक किया था और टू जब आए थे पहले हमने थोड़ा सा पुरानी पढ़ी और फिर नई बुक आ गई। सिंस 2002 वही बुक है जो हमने पढ़ी है, वही आप इसलिए में याद है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है ना 5, फोर्थ तो है वो सॉलिड्स लिक्विड्स वाला है ना। फिफ्थ में आपने पढ़ा था ये क्वांटम नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, हाँ उसी में पढ़ा था। 6 में तो केमिकल बॉन्डिंग है, तो वो वाला चैप्टर जो है ना उसमें आपने ये पढ़ा था 4 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल n से हैं 2n² ये वो। तो उसमें क्या था, और पॉलिक्स में प्रिंसिपल वहीं पे पढ़ा था कि चारों क्वांटम नंबर्स किसी भी इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं हो सकते। ये बात आपने पढ़ी थी, है ना। मीन कि उसका शेल सेम हो सकता है, उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम, ओरिएंटेशन सेम हो सकती है, मगर स्पिन सेम नहीं हो सकती। स्पिन या +1/2 होगी, क्लॉकवाइज होगी, या अब बात याद आई। तो 4 क्वांटम नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल नहीं हो सकते। मीन कि ओवरऑल इंटीजर जो वेव फंक्शन है टोटल वो एंटी सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक तब होता है जब चारों चीज़ें सेम हो, उसमें तो चारों सेम नहीं होती। और फर्मियोन की बात की, फर्मियोन उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम बनती थी, जाके प्रॉब्लम बनती थी स्पिन के साथ। वो इसीलिए आप कह सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको सिंगल स्पिन के साथ लिखें, अगर दूसरा आया तो आप ऐसे नहीं लिखते थे, आप ऐसे लिखते थे। तो वो कंसेप्ट कहाँ से आया, वो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स से आया था। ठीक है कि एंटीसिमेट्रिक रिस्पेक्ट टू इंटरचेंजिंग फर्मियोन। फर्मियोन क्या है, +1/2 -1/2। अगर +1/2 करेंगे तो वो आपका क्या होता था, एंटी क्लॉकवाइज, और उसका वेव फंक्शन और होता है। और अगर क्लॉकवाइज करते हैं उसमें -1/2 आता था, ऐसे ही है ना, और उसका वेव फंक्शन और हो जाता है। अब +1/2 और -1/2 की बात है तो उसलिए हमने फर्मियोन्स का वर्ड लिखा। वो मैंने आपको बताया कि जब हाफ इंटीजर आप लिखते हैं तो वो क्या होता है, फर्मियोन। और अगर 1 2 3 लिखा जाए तो वो बोसोन्स होता है, BOSONS, 1 2 इस तरह, और ये हाफ होते हैं। ठीक है ना, इनको फर्मियोन्स और बोसोन्स बोला जाता है। हाँ जी, ये सारी चीज़ें आपने सीखी है बेसिकली जो क्वांटम। तो अब आपको पता लगेगा कि क्वांटम कहाँ कहाँ घुसी हुई है, क्या क्या काम करती है। वैसे से वो क्वांटम नंबर और वो सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ से शेप्स वो यहाँ से निकले। तो ये 6 जो है इसके पास्ट टेंस। ठीक है, अब आपको पता लग गया टाइम भी हो गया। अभी लेक्चर में बड़े ध्यान से कट कर करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ बेटा कि आप अभी लिखिए नोटबुक पे कि 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन